वेलकम टू डीप डाइव बाय द क्वाइट फुटनोट। आज हम बात कर रहे हैं टोनी रॉबिन्स की एक बहुत ही जानी मानी और असरदार किताब अनलिमिटेड पावर के बारे में। हमारे पास ना इस किताब पर कुछ विश्लेषण है, कुछ लेख हैं जो इसके जो मूल विचार हैं, तकनीकें हैं और हाँ, आज के ज़माने में इसकी क्या अहमियत है इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। ये किताब सेल्फ हेल्प की दुनिया में मतलब एक बड़ा नाम है, पर थोड़ी विवादास्पद भी रही है ना? हाँ बिल्कुल, प्रभावशाली भी और थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस किताब के अंदर जो गहरे संदेश हैं उनको समझें। वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो रॉबिन्स सिखाते हैं, क्या वो आज भी उतनी ही कारगर है? और सबसे जरूरी, हम अपनी जिंदगी में इनसे क्या सीख ले सकते हैं, खासकर अब जब दुनिया इतनी बदल गई है। सही बात है, कॉन्टेक्स्ट बहुत बदल गया है। चलिए शुरू करते हैं उस एक बड़े आइडिया से जिसने मतलब रॉबिन्स को इतना मशहूर किया। वो आइडिया कि हमारी जो क्षमताएं हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें एक तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है। सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हम अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लें, डीबग करें। हाँ, और फिर अपग्रेड भी। ये सुनने में तो पता है किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। आइए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है या कहें कि सार, वो क्या है? रॉबिन्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारी क्षमताएं लिमिटेड नहीं हैं, उन्हें बढ़ाया जा सकता है। उनकी मुख्य बातें घूमती हैं अपनी मानसिक और भावनात्मक स्टेट, मतलब अवस्था, उसे कैसे मैनेज करें। हाँ, स्टेट मैनेजमेंट। और कैसे सफल लोगों के तरीकों को अपनाएं, जिसे वो मॉडलिंग कहते हैं। जी, मॉडलिंग, बिल्कुल। फिर हमारी भाषा, वो कैसे हमारे अनुभव को शेप करती है, और हमारी धारणाएं, हमारे बिलीफ्स, वो कैसे हमारे एक्शन का फ्यूल बनती हैं। दिलचस्प बात है कि वो इंसानों को एक तरह के बायो कंप्यूटर की तरह देखते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये किताब आई थी 1980s में। टोनी रॉबिन्स उस वक्त मतलब अपने करियर की एकदम शुरुआत में थे। उनमें एक गजब की ऊर्जा थी, एक भूख थी जो उनकी बातों में साफ झलकती थी। अच्छा। और उस दौर में उनका ये संदेश, आप सोचिए, बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि ये सीधे उन लोगों से बात कर रहा था जो जिंदगी में खुद को फंसा हुआ महसूस करते थे, या लगता था कि वो परिस्थितियों के या अपनी भावनाओं के शिकार हैं। रॉबिन्स एक बुनियादी सवाल का जवाब दे रहे थे, भाई जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट पाते हैं वो आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं, और क्या हम मतलब बाकी लोग उसे सीखकर दोहरा सकते हैं। अच्छा। एक तरह से वो लोगों को अपने मन और शरीर को समझने और चलाने के लिए एक, क्या कहते हैं, यूजर मैनुअल देने की कोशिश कर रहे थे। यूजर मैनुअल, हाँ, जो उस समय बहुत कम मिलता था। ये पर्सनल पावर और कंट्रोल का एक बहुत ही आकर्षक विचार था उस समय। ये दिलचस्प है कि कैसे उस समय के माहौल ने इस विचार को इतना पावरफुल बनाया। अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की, मतलब रॉबिन्स कैसे करने को कहते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे फेमस टेक्निक है स्टेट मैनेजमेंट। जी हाँ, स्टेट मैनेजमेंट। इसका मतलब है अपनी शारीरिक स्थिति यानी फिजियोलॉजी, अपना ध्यान यानी फोकस, और अपनी भाषा लैंग्वेज, इनको बदलकर अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति पर काबू पाना। हाँ, जैसे उनका वो मशहूर पावर मूव, एकदम ऊर्जा के साथ सीधे खड़े होना, गहरी सांस लेना, थोड़ा हिलना डुलना। उनका दावा है कि इससे फौरन आपकी अवस्था बदल सकती है। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? देखिए, ये सिंप्लिसिटी ही इसकी ताकत भी है और शायद कमजोरी भी। रॉबिन्स का तर्क है कि भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो शरीर में भी होती हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करने का, कह सकते हैं, अभिनय करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी तरफ सोचने लगता है। दूसरी बड़ी टेक्निक है मॉडलिंग एक्सीलेंस। मॉडलिंग एक्सीलेंस, इसका सीधा सा मतलब है सफलता के लिए पहिया दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहले से सफल हैं, उनकी रणनीतियों, उनके सोचने के तरीकों, उनके विश्वासों, उनके व्यवहारों का गहराई से अध्ययन करो और उन्हें अपना लो। हाँ बिल्कुल, पता लगाओ कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये मॉडलिंग सिर्फ कॉपी करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का क्यों और कैसे समझना है। हाँ बिल्कुल सही। और यहीं पर NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जिक्र आता है। जिस पर रॉबिन्स ने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग में काफी जोर दिया था। NLP, हाँ सुना है इसके बारे में। NLP सिखाता है कि हम अपने अंदरूनी अनुभव, जैसे हमारे मन में जो तस्वीरें चलती हैं, जो आवाजें आती हैं, जो भावनाएं महसूस होती हैं, इनके गुणों को, मतलब NLP में इन्हें सब मोडालिटीज कहते हैं, दूर और शांत कर देना ताकि उसका भावनात्मक असर कम हो जाए।
अच्छा। या फिर कोई अच्छी याद है जो आत्मविश्वास जगाती है, उसे बड़ा, चमकदार, रंगीन और पास महसूस करना, ताकि उसका असर बढ़ जाए। अरे वाह, मतलब अपनी यादों और विचारों के साथ एक तरह की मेंटल एडिटिंग करना। आप ऐसा कह सकती है, बिल्कुल। रॉबिन्स विचारों और कामों के सही क्रम, जिसे वो सिंटेक्स ऑफ सक्सेस कहते हैं, उसके महत्व पर भी जोर देते हैं। सिंटेक्स ऑफ सक्सेस। हाँ, जैसे एक सेल्स पर्सन है, वो पहले ग्राहक की जरूरत समझता है, फिर विश्वास बनाता है और फिर प्रोडक्ट दिखाता है। वो उस सेल्स पर्सन से ज्यादा सफल होगा जो सीधे प्रोडक्ट बेचने लगता है। हर सफल काम का एक पैटर्न होता है, एक सिंटेक्स होता है। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि एनएलपी के बहुत से दावे और तकनीकें वो वैज्ञानिक जांच की कसौटी पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी हैं। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। जी, इसलिए आज के दौर में किताब के ये हिस्से कुछ विवादास्पद या कमजोर माने जा सकते हैं। इस पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय इसे शायद एक टूल की तरह देखना बेहतर है। ये एक जरूरी चेतावनी है। अच्छा, अब आते हैं उन आम धारणाओं या मिथकों पर जिन्हें रॉबिन्स अपनी किताब में चैलेंज करते हैं। पहला मिथक जिसका वो खंडन करते हैं, सफलता सिर्फ किस्मत वालों या पैदाइशी टैलेंटेड लोगों के लिए होती है। रॉबिन्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। सफलता एक साइंस है जिसके पैटर्न को समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है और दोहराया जा सकता है। सही कहा। ये सीधे उनके मॉडलिंग वाले आइडिया से जुड़ा है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा मिथक जिसे वो तोड़ते हैं, बदलाव लाने में सालों लग जाते हैं। ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया है। हाँ, ये बहुत कॉमन सोच है। रॉबिन्स का दावा है, नहीं, अगर आप अपनी स्टेट, अपनी भाषा या अपनी गहरी धारणाओं को बदलते हैं तो बदलाव फौरन हो सकता है। एकदम इंस्टेंट चेंज। हाँ, ये उस समय की जो लंबी चलने वाली थेरेपीज वगैरह होती थी, उनकी सोच के बिल्कुल उलट था और बहुत से लोगों के लिए क्रांतिकारी भी। जाहिर है। और भी हैं शायद, मुझे याद आ रहा है उन्होंने डर और भावनाओं के बारे में भी कुछ कहा था। बिल्कुल। एक और आम मिथक, भावनाएं बस हम पर हावी हो जाती हैं, हम उनके कंट्रोल में हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। रॉबिन्स का जवाब है, भावनाएं गति यानी मोशन से पैदा होती हैं। उनका एक फेमस कोट है, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। हाँ, मतलब अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी बॉडी की पोजीशन बदल लीजिए, कंधे सीधे कीजिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा चलिए फिरिए, आपकी भावना बदलने लगेगी। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही सिंपल नहीं लगता? लग सकता है, अति सरलीकरण लग सकता है, पर इसके पीछे शरीर और मन के कनेक्शन का सिद्धांत है। अच्छा, और एक बेहद महत्वपूर्ण मिथक, असफलता सफलता का उल्टा है। फेलियर इज द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। रॉबिन्स कहते हैं, असफलता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अरे, तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ नतीजा, रिजल्ट है या प्रतिक्रिया, फीडबैक है। हर परिणाम आपको कुछ सिखाता है कि अगली बार क्या अलग करना है। फीडबैक। ये सारे विचार आप सोचिए उस समय के लिए काफी उत्तेजक थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्ति पर डाल रहे थे। आप अपनी भावनाओं, अपने बदलाव, अपनी सफलता के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये किताब जो लगभग 40 साल पहले लिखी गई थी, आज भी क्यों मायने रखती है? क्या इसके विचार पुराने नहीं हो गए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और मजे की बात यह है कि रॉबिन्स के कई विचार अब इतने कॉमन हो चुके हैं कि वो सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया के बेसिक सिद्धांत बन गए। सच में? जैसे कि? जैसे स्टेट मैनेजमेंट का आइडिया। आज एम्बॉडीड कॉग्निशन की जो साइंटिफिक स्टडी है, उससे ये काफी मिलता जुलता है। एम्बॉडीड कॉग्निशन? ये क्या है? एम्बॉडीड कॉग्निशन का सिद्धांत यही कहता है कि हमारा शरीर, हमारी पोजीशन, हमारी सांस, हमारी हरकतें, ये सिर्फ दिमाग के ऑर्डर फॉलो नहीं करता, बल्कि ये खुद हमारी सोच और भावनाओं को एक्टिवली प्रभावित करता है। रॉबिन्स इसे इंट्यूटिवली समझ गए थे। अच्छा, तो विज्ञान भी अब कुछ हद तक इन बातों को मान रहा है। और मॉडलिंग के बारे में क्या? हाँ, मॉडलिंग का आइडिया तो आज हर जगह है। आप देखिए, मॉडर्न मेंटरशिप प्रोग्राम, बिजनेस कोचिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। हाँ। यहाँ तक कि जब हम किसी सफल व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़कर इंस्पायर होते हैं, ये सब मॉडलिंग के ही तो अलग अलग रूप हैं। हम लगातार दूसरों से सीख रहे हैं कि सफल कैसे हुआ जाए। सही बात है। और विश्वासों की शक्ति का विचार, ये तो स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट के सिद्धांत का एकदम बेस है। ग्रोथ माइंडसेट, हाँ, ये सुना है। ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है कि अगर आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं, जैसा रॉबिन्स कहते हैं, तो आप चुनौतियों का सामना बेहतर करते हैं और ज्यादा सीखते हैं, बजाय उनके जो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड माइंडसेट।
तो रॉबिन्स के कई कोर आइडियाज समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और नए रूपों में आज भी जिंदा हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये विचार इवॉल्व हुए हैं। लेकिन क्या किताब का कोई हिस्सा ऐसा है जो आज उतना रेलेवेंट नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल है। जैसा हमने पहले कहा, एनएलपी पर जो बहुत ज्यादा निर्भरता है वो आज थोड़ी पुरानी लगती है, खासकर वैज्ञानिक समर्थन की कमी की वजह से। साथ ही कभी कभी किताब में परफॉर्मेंस और सक्सेस पर इतना ज्यादा जोर है कि वो आज की दुनिया की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे मेंटल हेल्थ के मुद्दे, पिछला ट्रॉमा या सामाजिक और आर्थिक बाधाएं, सिस्टमैटिक बैरियर्स। हाँ, सिस्टमैटिक बैरियर्स, इनको नजरअंदाज करता हुआ लग सकता है। ये बस ठान लो और कर डालो वाला नजरिया हर किसी के लिए या हर सिचुएशन में काम नहीं करता। सही कहा। लेकिन इसके बावजूद आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां बर्नआउट और अनिश्चितता इतनी आम है, रॉबिन्स का वो सीधा बोल्ड संदेश, खड़े हो जाओ, अपनी स्टेट बदलो, तुम जिस हाल में हो उससे कहीं ज्यादा काबिल हो, ये कभी कभी बहुत जरूरी और प्रेरणादायक लग सकता है। हाँ, कभी कभी एक सीधी बात की जरूरत होती है। जी, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और क्षमता पर इतना जोर देता है कि ये उस इंसान को भी हरकत में ला सकता है जो पूरी तरह निराश या हतोत्साहित महसूस कर रहा हो। भले ही एक सिंप्लीफिकेशन लगे, पर कभी कभी हमें उसी सीधे धक्के की जरूरत होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए युग में, एआई के दौर में, इन विचारों का क्या स्थान है? क्या ये पुरानी बातें अब अप्रासंगिक हो जाएंगी? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद और ज्यादा रेलेवेंट हो सकती हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जीवन को एक सिस्टम की तरह देखना, जिसे समझा जा सकता है, जिसके पैटर्न पहचाने जा सकते हैं, जिसे मॉडल किया जा सकता है, रिवायर किया जा सकता है और बेहतर नतीजों के लिए स्केल किया जा सकता है। ये पूरा फ्रेमवर्क एआई के विकास के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे पैटर्न रिकग्निशन, इटरेशन यानी दोहराव, फीडबैक लूप्स, उनसे काफी मेल खाता है। इंटरेस्टिंग। ये सोचना कि हम अपने बायो कंप्यूटर को समझकर उसे बेहतर तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, एआई के युग में ये और भी पावरफुल आइडिया बन जाता है। तो आप कह रहे हैं कि रॉबिन्स का माइंडसेट एआई के लॉजिक से मैच करता है? एक तरह से हाँ। अगर रॉबिन्स आज इस किताब का अपडेटेड एडिशन लिखते, तो मुझे लगता है वो एआई को एक बेहद शक्तिशाली मॉडलिंग टूल के रूप में शामिल करते। मॉडलिंग टूल? हाँ, सोचिए, एआई की मदद से हम बड़े पैमाने पर सफल लोगों की रणनीतियों, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनकी आदतों का विश्लेषण कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन ही नहीं था। सही बात है। साथ ही वो शायद आज के डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस और ध्यान भटकाने वाले एल्गोरिदम के जमाने में फोकस मास्टरी यानी ध्यान केंद्रित रखने की कला पर और भी ज्यादा जोर देते। हाँ, फोकस तो आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। शायद वो एआई को एक ऑन डिमांड मेंटर या पर्सनलाइज्ड कोच की तरह इस्तेमाल करने का सुझाव देते, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी देते कि हमें मानवीय मूल्यों, विवेक और इंट्यूशन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एआई से सीखो, पर अपनी जिंदगी की लगाम उसके हाथ में मत दो। ये एक बहुत ही बैलेंस नजरिया है। तो चलिए अब तक की चर्चा के आधार पर इस किताब से 5 सबसे महत्वपूर्ण सीख या सिद्धांत उन्हें संक्षेप में समझते हैं। पहला क्या होगा? मेरे हिसाब से पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है, स्टेट ही सब कुछ है। स्टेट इज एवरीथिंग। स्टेट इज एवरीथिंग। हाँ, आपकी भावनाएं, आपके काम करने की क्षमता, आपके नतीजे, ये बाहरी परिस्थितियों से उतने तय नहीं होते जितने आपकी अपनी अंदरूनी अवस्था से तय होते हैं। मतलब आपकी शारीरिक स्थिति, ध्यान और भाषा का मेल। और अच्छी बात यह है कि आप अपनी अवस्था को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। ठीक है। पहला, स्टेट पर नियंत्रण। दूसरा, विश्वास वास्तविकता बनाते हैं। बिलीव्स क्रिएट रियलिटी। बिलीव्स क्रिएट रियलिटी। जी, जो आप गहराई से मानते हैं वही आपकी दुनिया बन जाता है। सीमित करने वाले विश्वास आपकी क्षमता पर ब्रेक लगा देते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए संभव नहीं है। जबकि सशक्त बनाने वाले विश्वास आपको उड़ान भरने की ताकत देते हैं। मैं सीख सकता हूँ, रास्ता निकल ही आएगा। और इनको बदला जा सकता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इन विश्वासों को बदला जा सकता है। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा, सफलता सुराग छोड़ती है। सक्सेस लीव्स क्लूज। हाँ, उत्कृष्टता या एक्सीलेंस कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है। ये खास रणनीतियों, विचारों और आदतों का नतीजा होती है। सफल लोगों का अध्ययन करें, उनके पैटर्न को समझें और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें। इसी को मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है। चौथा, भाषा अनुभव को आकार देती है। लैंग्वेज शेप्स एक्सपीरियंस। जी, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ चीजों का वर्णन नहीं करते, वो हमारे अनुभव और हमारी भावनाओं को गढ़ते भी हैं।
अगर आप लगातार नेगेटिव या कमजोर करने वाली भाषा, भयानक, बर्बाद, असंभव का प्रयोग करते हैं तो आप वैसा ही महसूस भी करेंगे। अपनी भाषा को सचेत रूप से बदलकर आप अपने अनुभव की क्वालिटी बदल सकते हैं। और पांचवा और अंतिम मुख्य सिद्धांत, पांचवा, दृढ़ता और उद्देश्य परिस्थितियों पर हावी होते हैं। परसिस्टेंस एंड पर्पस। हाँ, सिर्फ टैलेंट होना या अच्छी शुरुआत मिलना काफी नहीं है। असली शक्ति आती है एक मजबूत उद्देश्य या जुनून, जिसे रॉबिन्स मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन कहते हैं। मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन। हाँ, उसके साथ लगातार कोशिश करते रहने से बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आपका क्यों मजबूत है और आप लगे रहते हैं तो आप रास्ता निकाल ही लेंगे। लगातार एक्शन ही असली चाबी है। ये 5 सिद्धांत, स्टेट, विश्वास, मॉडलिंग, भाषा और दृढ़ता उद्देश्य, ये वाकई शक्तिशाली लगते हैं। लेकिन सिर्फ जानना तो काफी नहीं है ना। इन विचारों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? क्या कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कोई भी ले सकता है? हाँ, रॉबिन्स की किताब में और उनके सेमिनारों में कई प्रैक्टिकल तकनीकें सिखाई जाती हैं। कुछ सरल उदाहरण देता हूं। स्टेट मैनेजमेंट के लिए, अगली बार जब भी आप थका हुआ, उदास या किसी काम में अटका हुआ महसूस करें तो बस 2 मिनट के लिए ये करें। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे करें, गहरी सांस लें, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाएं और थोड़ा हिले डुलें या चहलकदमी करें। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट? हाँ, आप चाहें तो अपना पसंदीदा अपबीट गाना लगाकर 2 मिनट नाच भी सकते हैं। आप फौरन अपनी एनर्जी और मूड में फर्क महसूस करेंगे। ये एक पैटर्न इंटरप्ट है। पैटर्न इंटरप्ट। ठीक है। बिलीफ अपग्रेड के लिए एक डायरी लें। एक ऐसे सीमित करने वाले विश्वास को लिखें जो आपको अक्सर रोकता है, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं। अब इसे एक सशक्त बनाने वाली संभावना में बदलें, जैसे मैं प्रभावी ढंग से बात करना सीख सकता हूं और प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूं। फिर अगले कुछ दिनों तक दुनिया में ऐसे सबूत ढूंढें जो इस नई संभावना का समर्थन करते हों। सबूत ढूंढें। हाँ, कोई सफल वक्ता जिसने कहा हो कि वो पहले डरता था, कोई टिप जो आपने सीखी हो, कोई छोटा सा मौका जहां आपने ठीक-ठाक बोला हो। इन सबूतों को लिखें, इस नए विश्वास को रोज दोहराएं। ये तो किया जा सकता है। मॉडलिंग और भाषा के लिए क्या सुझाव हैं? मॉडलिंग के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसकी आप किसी खास एरिया में, जैसे फिटनेस, बिजनेस, रिश्ते, बहुत प्रशंसा करते हैं। सिर्फ उनकी सफलता को ना देखें, बल्कि उनके काम करने के तरीकों, उनकी आदतों, उनकी भाषा, उनके सोचने के पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण करें। गहराई से देखना है। जी। फिर उनमें से कोई एक पैटर्न चुनें, जैसे वो रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं, और उसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पूरी ईमानदारी से दोहराने का प्रयास करें। देखें कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, एक पैटर्न, 1 हफ्ता। भाषा के लिए अपनी रोजमर्रा की बातचीत पर ध्यान दें। क्या आप अक्सर बहुत ज्यादा नेगेटिव शब्दों जैसे हमेशा, कभी नहीं, बर्बाद, भयानक का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, शायद करते होंगे। इन्हें पहचानें और उन्हें अधिक सटीक, कम भावनात्मक और कमजोर ना करने वाले शब्दों से बदलने की प्रैक्टिस करें। जैसे अक्सर, कभी-कभी, ये एक चुनौती है, ये निराशाजनक है। इसे ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी, अच्छा। 10 दिनीय मानसिक आहार। रॉबिन्स एक चैलेंज देते हैं, 10 दिनों तक लगातार किसी भी नेगेटिव विचार या भावना पर 2 मिनट से ज्यादा ध्यान ना दें। 10 दिन? हाँ। जैसे ही आप खुद को नेगेटिविटी में डूबता हुआ पाएं, तुरंत अपना ध्यान किसी समाधान या सकारात्मक पहलू पर फोकस करें। आज के दौर में इसमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए अपने फोकस को बनाए रखने की प्रैक्टिस भी जोड़ी जा सकती है। उद्देश्य से जुड़ें। अपने रोजमर्रा के कामों को किसी बड़े लक्ष्य या जुनून से जुड़ें। जब आपको पता होता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका एक बड़ा मतलब है, तो मुश्किल समय में भी लगे रहना आसान हो जाता है। ये काफी ठोस सुझाव है, धन्यवाद। अब अगर हम एक कदम पीछे हटें और इस पूरी किताब और इसके विचारों पर अपना एक नजरिया बनाएं, तो इस सब के पीछे छिपा हुआ असली संदेश क्या लगता है? क्या ये सिर्फ शक्ति पाने के बारे में है? मुझे लगता है ये सिर्फ शक्ति पाने से कहीं ज्यादा गहरा है। शायद ये अपनी जीवन की कहानी का लेखक बनने के बारे में है। लेखक बनना, ऑथरशिप। हाँ, ऑथरशिप हासिल करने के बारे में। ये इस विचार को अपनाने के बारे में है कि जीवन घटनाओं का एक रैंडम सिलसिला नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसमें कुछ नियम हैं, कुछ लिवर्स हैं जिन्हें समझा और इस्तेमाल किया जा सकता है। रॉबिन्स जोर से अनलिमिटेड पावर चिल्लाते हैं, लेकिन शायद उनकी फुसफुसाहट ये कह रही है, देखो,
कलम तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सचेत रूप से अपनी कहानी लिखने को तैयार हो? तो शक्ति असीमित होने के बजाय निर्देशित या सचेत होने के बारे में ज्यादा है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। असली शक्ति शायद अनलिमिटेड होने में नहीं, बल्कि आपके पास जो भी क्षमता है उसे एक स्पष्ट उद्देश्य की ओर फोकस करने और डायरेक्ट करने में है। रॉबिन्स हमें दिखाते हैं कि हमारी असली सीमाएं बाहरी परिस्थितियां उतनी नहीं हैं जितनी हमारी अपनी व्याख्याएं और हमारे अपने नियम हैं। अगर हम अपनी अवस्था बदल सकते हैं, अपने विश्वास बदल सकते हैं, अपनी भाषा बदल सकते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया पर दोष मढ़ने के बहाने खत्म हो जाते हैं। और यहीं पर हाँ, और यही स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, वो है पूरी जिम्मेदारी। लेकिन इस पूरी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाले नजरिए में क्या कोई खतरा भी है? इसमें कुछ रिस्क है? बिल्कुल है, और इस पर बात करना जरूरी है। ये दृष्टिकोण जो पूरी तरह से व्यक्तिगत एजेंसी और क्षमता पर केंद्रित है, ये कभी-कभी वास्तविक प्रणालीगत बाधाओं, सिस्टमिक बैरियर्स, हाँ, जैसे गरीबी, भेदभाव, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच, इनको नजरअंदाज कर सकता है या कम आंक सकता है। ये मान लेना कि हर कोई सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी परिस्थितियां पूरी तरह बदल सकता है, ये सच्चाई से परे है और उन लोगों के प्रति असंवेदनशील हो सकता है जो वाकई मुश्किल हालात में हैं। हाँ, ये बात सही है। दूसरा खतरा है टॉक्सिक पॉजिटिविटी का। टॉक्सिक पॉजिटिविटी मतलब जहरीली सकारात्मकता, यानी हर नेगेटिव भावना या अनुभव को दबाने की कोशिश करना और ये दिखावा करना कि सब कुछ हमेशा बढ़िया है। हाँ, जीवन में दुख, निराशा और गुस्सा वास्तविक भावनाएं हैं और उन्हें स्वीकार करना भी जरूरी है। उन्हें दबाना नहीं चाहिए। नहीं, इसलिए रॉबिन्स के उपकरणों को आंख बंद करके अपनाने के बजाय उन्हें समझदारी और सेल्फ अवेयरनेस के साथ इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। एक संतुलन जरूरी है। संतुलन, ये जरूरी शब्द है। तो इस सब चर्चा का निचोड़ क्या है? संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? संक्षेप में, अनलिमिटेड पावर व्यक्तिगत एजेंसी यानी अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से दिशा देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए मानसिक और शारीरिक उपकरणों का एक शक्तिशाली सेट देती है। ठीक है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी अवस्था, अपने विश्वासों, अपनी भाषा और सफल लोगों से सीखकर मॉडलिंग कैसे अपने जीवन को ज्यादा सचेत रूप से डिजाइन कर सकते हैं, बजाय सिर्फ भाग्य या परिस्थितियों के भरोसे रहने के। ये एक तरह से कॉल टू एक्शन है। उठो और अपनी जिंदगी की बागडोर संभालो। ये एक प्रेरणादायक निचोड़ है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। प्रणा को जोरदार तरीके से चैलेंज किया कि सफलता रहस्यमयी या धीमी होती है, और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह से व्यक्ति के कंधों पर डाल दी। आज की दुनिया में जहां हम प्रणालीगत कारकों यानी सिस्टमिक फैक्टर्स और सामूहिक कार्रवाई यानी कलेक्टिव एक्शन की जरूरत को भी बेहतर ढंग से समझते हैं, वहां इस तीव्र व्यक्तिगत एजेंसी यानी अपनी जिंदगी बदलने की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेने और बाहरी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच एक स्वस्थ और यथार्थवादी संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। कहाँ व्यक्तिगत प्रयास की सीमा समाप्त होती है और कहाँ हमें व्यवस्थागत बदलाव के लिए लड़ने की जरूरत शुरू होती है। ये वाकई गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है।